Hello guys, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm gonna start with the unit number 2nd of class 11th Economics, Indian Economic Development. This unit is really very interesting because it is talking about the most big landmark, the most, you can say, the drastic change ever happened in Indian economy after the independence. Yes, I am talking about the 1991 Indian economic reforms. Maybe most of you are unaware about this structural reforms which was happened in 1991. So here I am to tell you about the so many interesting things. First of all, थोड़ा आप लोगों के माइंड में इमेज बिल्ड करने के लिए कि एक्चुअली ये क्या चीज है. आज की डेट में जो इंडिया आपको दिखता है, अगर आप किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, अगर आप किसी एक रूरल एरिया में भी रहते हैं, यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, यू हैव एक्सेस टू बिग ब्रांड्स. इफ यू हैव मनी, you can purchase literally anything in India right now. From the big brands of automobile industries like Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, from the very rich quality in clothing section like Zara or Gucci and all. Similarly, in the luxury department to the daily consumable goods. Everywhere there is very high quality goods with very high level of competition. You have big food giants like Domino's, Pizza Hut, McDonald's, Subway. Do you know any interesting fact about them? मैंने जितने भी ब्रांड्स का नाम लिया, none of them belongs to India. Everything belongs to rest of the world. But the fact is this, that none of these companies, yes, none of these companies were there in India before 1991. तो 1991 में ऐसा क्या खास हुआ कि ये सारी कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई और इंडिया में आके इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, करोड़ों लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी, इंडिया की उस बिगड़ती हुई इकोनॉमी को संभाला और इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया. शायद आज की डेट में हम ये जितनी सारी टेक्नोलॉजी, आप जिस मोबाइल या जिस लैपटॉप पर आप अभी मेरी वाली वीडियो देख रहे हैं, ये सब की सब कहीं ना कहीं उसी 1991 में आए रिफॉर्म्स की देन है, उसी का एक तरीके का रिवॉर्ड है ये. सो ऐसा क्या हुआ था 1991 के अंदर? अभी तक शायद आपको मेरी इन बातों से रियलाइज हो गया होगा कि हां, बहुत ही कुछ बड़ा हुआ था, तभी मेरे को आज की डेट में इंडिया इतना रिच दिखाई देता है. ट्रेडिंग, कॉमर्स एंड नाउ ई कॉमर्स इज ऑलमोस्ट एट इट्स पीक राइट नाउ. इफ यू एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द 90s टू नाउ, तो तब से ही इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है. तो 1991 में ऐसा क्या खास हुआ था, हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में. बट उससे भी पहले हम बिल्कुल सिनारियो को स्टार्टिंग से समझेंगे. अभी तक मैंने यह सस्पेंस ओपन नहीं किया है कि 1991 में ऐसा क्या खास हुआ था. बट अगर मेरे को ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़े तो उसके पीछे के भी तो कुछ रीजंस रहे होंगे. शायद मेरी इकोनॉमी अपना बेस्ट नहीं दे रही थी, शायद मेरी इकोनॉमी के अंदर कंपनीज, बिजनेसेस इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शायद उतना अच्छा नहीं था. बट इन सारी वजहों के पीछे क्या बेसिक कॉज रहा होगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक है. बट पहले जरा रिफॉर्म्स की एक बेसिक हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोले या बोले स्ट्रक्चरल
is a long-term multi-dimensional package of various policies कि एक लंबे समय के लिए एक मल्टी डायमेंशनल पैकेज है। किस चीज का? बहुत सारी पॉलिसीज का। एंड प्रोग्राम्स फॉर रैपिड ग्रोथ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्ट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट फॉर whom? फॉर द बिजनेसेस। तो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था वो शायद आपको पता चल गया है कि मेरी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन लेवल बढ़े, एफिशिएंसी आए प्रोडक्शन में, मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। तो ये सब उनके ऑब्जेक्टिव थे। बट इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या? उससे पहले, जैसा मैं बोल चुका हूं, पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसके पीछे की बेसिक कॉजेस क्या रही, क्या वजह थी कि इंडिया को अपने सारे के सारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ा। रिफॉर्म्स का मतलब समझते हैं? पूरा मेकओवर कर देना, किसी की पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर देना। अभी तक वो जिन एजेंडास पे चल रहा था, जिन लॉजिक्स को अप्लाई करके वो अपनी लाइफ जी रहा था, वो पूरा का पूरा बदल डालना। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया, लेकिन क्यों? चलिए वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है यहां पर? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है गाइस, करेंसी एक्सेप्ट योर डोमेस्टिक करेंसी। मतलब इंडियन रुपीस को छोड़ के जो भी दुनिया में करेंसीज हैं वो सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। अब उन फॉरेन एक्सचेंज की कमी होना भी रिफॉर्म्स के पीछे का एक रीजन था, एक वजह थी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर फॉरेन एक्सचेंज की क्या इंपॉर्टेंस, कम हुई तो हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। गाइस, फॉरेन एक्सचेंज की एक इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? मेरी इकोनॉमी को बाहर से अगर इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं तो उन इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट भी तो फॉरेन एक्सचेंज में जाएगी, उनकी करेंसी में जाएगी। अगर मैं यूएस से कुछ खरीद रहा हूं तो वो अगेंस्ट में यूएस डॉलर ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन रुपीस की उनकी नजर में क्या वो उसको यूज नहीं कर सकते, तो दे विल एक्सपेक्ट यूएस डॉलर्स ओनली। नाउ एक तो यूज ये हो गया, इंपोर्ट्स के आपको बिल पे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। दूसरा, आप फॉरेन एक्सचेंज के बदले में करेंसी भी प्रिंट कर सकते हैं। हां जी, एक्चुअली हम सिर्फ दो चीजों के अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, एक गोल्ड और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज। एक्चुअली हम प्रिंट सिर्फ गोल्ड के एक्सचेंज में ही कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के बदले में इसलिए कर पाते हैं कि मान लीजिए आपके पास अभी $100 का एक नोट है इंडिया में, लेकिन आप उस $100 के नोट को यहां पर यूज नहीं कर सकते एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहां की इंडियन गवर्नमेंट के पास किस चीज की पावर है कि उस $100 के नोट को कैंसिल करके, क्योंकि उस $100 के नोट का मतलब क्या है कि आपके पास $100 की वर्थ की गोल्ड है। एक्चुअली आज भी हम लोग गोल्ड में ही ट्रेड कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम फिजिकली गोल्ड लेके नहीं घूमते। उन गोल्ड के बदले में जो करेंसी इश्यू हुई है, जो छोटे डिनोमिनेशंस हमारे पास हैं, हम उनको लेके ही मार्केट में घूमते रहते हैं। अब अगर आपके पास
पॉकेट में 2000 रुपए का नोट है, तो उसका मतलब यह है कि आपके पास 2000 रुपए की वर्थ का गोल्ड है। बस बात इतनी सी है कि वो वाला गोल्ड फिजिकली आपके पास नहीं है, उसके अगेंस्ट में एक पेपर प्रिंट हो रखा है, वो पेपर आपके पास है। इसीलिए हर करेंसी नोट पर एक प्रॉमिस साइन किया जाता है। प्रॉमिस क्या होता है? दैट आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट, जितने का भी वो नोट है, टू द बियरर। और नीचे साइन करता है कौन? उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर। तो लाइक इंडिया में एट प्रेजेंट, वी आर इन 2018 नाउ, एट प्रेजेंट द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज उर्जित आर पटेल। तो उनके साइन आपको देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम्पल पे मैं वापस आऊं तो $100 का नोट आपके पास है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस $100 के नोट का आपके पास होने का क्या मतलब है कि आप $100 की वर्थ का गोल्ड के ऑनर बन चुके हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर नोट को यूज नहीं कर सकते। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? कि आप उस नोट को कैंसिल करेंगे और उसकी वर्थ जितनी भी बैठती है इंडियन रुपीज में, इतने आप इंडियन रुपीज प्रिंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह फायदा होता है फॉरेन एक्सचेंज के होने का। तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत हद तक काम आते हैं इंपोर्ट के बिल पे करने के लिए और अपनी करेंसी प्रिंट करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? India's foreign exchange reserves fell to such a lower level that they were not enough to pay import bills. इस हद तक गिर गए थे कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम अपने इंपोर्ट के बिल्स पे कर सके। The situation grew so acute that government had to mortgage country's gold reserves with World Bank to discharge loan, and government had to accept the new economic policies. Actually, अब आपको थोड़ा सा स्टोरी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि लेट 90s तक इंडिया की हालत, लेट 80s तक इंडिया की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, हम कर्जे में डूबे हुए थे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेमेंट ज्यादा थी और वहां से रिसीविंग्स बहुत कम थी। तो इंडिया के पास एक लौता जो कंपल्सिव चॉइस थी वो थी कि हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास वापस जाके लोन मांगे, लोन की डिमांड करें। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी लोन था, तो हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई गई कि अगर इंडिया अपनी ट्रेड पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करे, अपनी इकोनॉमी को ओपन करे और ये कुछ सर्टेन बातों को माने, तो ही हम इंडिया को फर्दर लोन देंगे। लेकिन इंडिया में इस लोन के लिए उनको बहुत सारी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना था। तो मैं पूरी बात को ओपन करूं तो उस दौरान के और इनफैक्ट आज तक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट को चुना गया कि आप जाएं और इंडिया के इस एक नए रिफॉर्म को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने रखें और प्लीज लोन लेकर आए, क्योंकि इंडिया की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। एंड दैट वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया हैज एवर हैड इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज द ओनली गाय रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और अगर मैं ये बोलूं तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं कि आज की डेट में जो आपको फ्लरिश्ड इंडिया देखने को मिलता है, उसके पीछे भी सिर्फ इकलौते वही हैं। इतनी जो आपको वैरायटी देखने को मिलती है मार्केट में, इतनी जो आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देखने को मिल रही है, इतना
जो फ्लरिश्ड आपको मार्केट देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे अगर हम बोले कि मनमोहन सिंह का ही हाथ है तो हम बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ही वॉज द ओनली गाय हु वेंट टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, हु बेसिकली modified the new economic policies and then came back to India with a lot of funds with the new policies, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1997 तक इंडिया में बहुत सारी कंपनीज एंटर कर चुकी थी। उन्होंने आके इंडिया में अपने प्लांट एस्टेब्लिश करे, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करी, धीरे धीरे वो ब्रांड्स बड़ी होती चली गई। एम्प्लॉयमेंट जहां वो पहले 1000 लोगों को दे रहे थे, अब लाख लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। देर आर सो मेनी बिग ब्रांड्स जिनका मैं स्टार्टिंग में ही नाम ले चुका हूं, फ्रॉम मैकडोनल्ड्स टू पिज्जा हट टू बिग कंपनीज लाइक सुजुकी, हुंडई, होंडा एंड द क्लोथिंग कंपनीज, द रिटेल आउटलेट्स, द रेस्टोरेंट चेन, होटल चेन्स, means everybody entered in India with a lot of funds, which ultimately benefited India to very very high level. So इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम पर हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा ताकि हमें फर्दर लोन मिले, ताकि हम इंडिया को कहीं ना कहीं संभाल पाए। लेकिन उस लोन के बदले में हमें पॉलिसीज को भी अडॉप्ट करना पड़ा, जो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद भी साबित हुआ। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? एडवर्स बीओपी। अब कुछ बच्चों को यहां पर बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब नहीं पता होगा। गाइस, बीओपी का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसीविंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच आवर इकोनॉमी हैज टू रिसीव and the total payment which we have to pay। तो एक्चुअली जितना पैसा बाहर से मैंने रिसीव करना है और जितना पैसा मैंने बाहर पे करना है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम नाम देते हैं बीओपी। अब अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बीओपी एडवर्स था, यानी कि एडवर्स बीओपी, तो उसका क्या मतलब होगा? एडवर्स बीओपी होने का क्या मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं इनफ्लोज थे कम और आउटफ्लोज थे ज्यादा, कि पैसा आ कम रहा था और जा ज्यादा रहा था, तो जिसकी वजह से आपके खर्चे बहुत ज्यादा थे लेकिन कमाई बाहर से थी बहुत कम। सो बीओपी इज द डिफरेंस बिटवीन total receipts and total payment of a country on account of its economic transaction with rest of the world. Simple. Now, because of lack of foreign exchange, India was unable to pay their import bills. So, taking loan was a compulsive choice. अब क्योंकि मेरा BOP एडवर्स चल रहा था, तो लोन लेना ही मेरे पास एक लौता ऑप्शन बचा था। हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा चारा नहीं बचा था हमारे पास। सो बीओपी एडवर्स होना भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज के पीछे का। तीसरा पॉइंट, गल्फ क्राइसिस। क्या है ये गल्फ क्राइसिस? क्या मतलब है इसका? शायद आपने गाइस कभी टर्म सुनी होगी, गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं? ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को हम नाम देते हैं गल्फ कंट्रीज का। और 80s में इनके बीच में एक वॉर हुई। बेसिकली दैट वॉर वॉज इनिशिएटेड बाय इराक। द इराक वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ सदाम हुसैन ऑन दैट टाइम। सो इराक एंड ईरान वर इन बिटवीन अ वॉर फॉर लॉन्ग पीरियड लाइक 10 years। लगभग 10 साल तक इराक और ईरान में वॉर चलती रही, जबकि ईरान की तरफ से कुछ नहीं था, इराक ने ही उनके ऊपर अटैक कर रखा था। साइमल्टेनियसली उन्होंने कुवैत के ऊपर और अटैक कर दिया रातों रात। किसने? इराक ने, एंड वही इराक के डिक्टेटर सदाम हुसैन ने। तो सदाम हुसैन ने अटैक किया कुवैत के ऊपर और ये तीनों कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन आ गई। देन
उसका हमारे टॉपिक से क्या रिलेशन ये है गाइस कि ये तीनों कंट्रीज, इराक, ईरान और कुवैत, ये तीनों कंट्रीज आज भी वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल के क्रूड ऑयल के सप्लायर हैं। क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल, जिसे आप रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं और तरह तरह के आप ऑयल्स बनाते हैं। अब आप सभी को ये वाली बात पता है कि आज भी हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। से आज भी इन 2018 इंडियन इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, हाईली डिपेंडेंट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट। तो ये तो मैं 2018 की बात कर रहा हूं जब हम हाईली डिपेंडेंट है। और अगर मैं बात करूं 1980s की, आज तो स्टिल हमारे पास सीएनजी, माना कि एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि सीएनजी हर जगह एक्सेसिबल नहीं है। तो चलो एक छोटा तो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन 1980s में तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि हम इनके ऊपर कुछ अपने व्हीकल वगैरह चलाएं। डीजल वॉज द ओनली सोर्स। अब यही सोर्स अगर महंगा हो जाए तो, अब महंगा क्यों हुआ? जब इन तीनों कंट्रीज में वॉर की सिचुएशन आई तो आसपास की कंट्रीज भी अलर्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो क्रूड ऑयल की सप्लाई थी वो कम हो गई, क्योंकि इन तीन कंट्रीज से तो सप्लाई आनी बंद हो गई। अब या तो वो लड़ सकते थे या अपना बिजनेस देख सकते थे, तो लड़ाई में बिजी थे। तो क्रूड ऑयल की सप्लाई कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत कम हो गई। अब जब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस तो बिल्कुल बढ़ेंगे। अब उस समय आपने अभी तक एक दो पॉइंट में वाली बात पढ़ ली है कि इंडिया की हालत बहुत टाइट थी, लोगों की इनकम का लेवल उतना अच्छा नहीं था। अब इस हालात में अगर सामान भी महंगे हो गए तो ये हमारी हिंदी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, गरीबी में आटा गीला। वही बात कि एक तो ऑलरेडी लोगों के पास इनकम नहीं हो रही है, ऊपर से जो बेसिक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि क्रूड ऑयल, वो भी महंगा हो गया। तो क्रूड ऑयल महंगा होने से लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? गाइस, आपके घर में पहुंचने वाला लगभग सारा सामान डीजल के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आता है। अब जब डीजल महंगा होगा तो घर में रखा हुआ लगभग सारा सामान नहीं महंगा हो जाएगा। तो एक तो आपकी इनकम ऑलरेडी कम और दूसरा चीजों के दाम भी बढ़ने चालू हो गए। तो इसकी वजह से हालत बद से बदतर हो गई। अभी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ इराक वॉर इन 1980, prices of petrol and diesel rise drastically. India used to receive a large amount of oil from Gulf countries and in the wake of war this took a serious hit. तो सप्लाई रुकी और हमारी इकोनॉमी के अंदर चीजों के दाम बढ़ने चालू हो गए, जिसकी वजह से एक आम कंज्यूमर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। चौथा, राइज इन प्राइसेस, चीजों के दाम बढ़ने बहुत ज्यादा शुरू हो गए। आप इसे सीधा बोले इन्फ्लेशन। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस चेंज फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब बद से बदतर हो गया। इन्फ्लेशन पुश्ड अप cost of production and it adversely affected the demand of domestically produced good. इन्होंने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड को भी बहुत हद तक डैमेज किया। एंड देन ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इंडिया कर्जे में इस कदर डूबा हुआ था कि इनकी जितनी भी रिसीविंग्स थी, या आप बोल सकते हैं कि जितनी कमाई थी वो मोस्टली कमाई कहां जाती थी? पुराने लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में। तो आपके पास इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचता था।
आप सोचें कि भैया मैं इस साल अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ नई इंडस्ट्रीज को खड़ी करूंगा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लेकिन आपके पास उतने पैसे ही नहीं बचते थे, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो पुराने लोन को चुकाने में चला जाता था, उनके इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता था। सो ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, उधारी का बहुत बहुत भारी भार उनके ऊपर रहता था। The expenditure of Indian government was much higher than its revenue. As a result, government had borrowed a lot of money from financial institutions, public and international institutions. Public से पैसा लेना, अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट पब्लिक से कैसे पैसा लेती है। गवर्नमेंट अपनी छोटी मोटी स्कीम्स चलाती है, लाइक केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससीज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेविंग्स डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिसेस। ऐसी सारी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा बोरो करती है, लेती है और अपने डेवलपमेंट के कामों में उनको लगा देती है ताकि लोगों का उससे फायदा हो, भला हो। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमने रीजंस दिए जिसकी वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस 80s के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो गई। पहला, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया था हमारे पास, बीओपी ऑलरेडी एडवर्स में जा रहा था, पेमेंट ज्यादा थी, रिसीविंग्स कम थी। तीसरा, गल्फ क्राइसिस, गल्फ कंट्रीज में वॉर की सिचुएशन आने से हमारी सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, हमारी हालत बहुत बिगड़ गई। देन राइज इन प्राइजेस इन्फ्लेशन की वजह से हमारी सिचुएशन बद से बदतर हो गई। और पांचवा, हमारे ऊपर उधारी का बहुत बड़ा बर्डन था। फाइन, देन फिर मैंने इन सारी बातों को एक जगह प्लग किया है। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इनको अप्रोच किया एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन। इतना ह्यूज अमाउंट उनको एज लोन रिसीव हुआ। For availing the loan, these international organizations, means IMF and World Bank, expected India to liberalize and open up the economy for free trade. कि उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट किया कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करे और ओपन करे। ये लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइज करने का क्या मतलब होता है? गाइस, ये वर्ड आया है लिबर्टी से। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आजादी। याद कैसे रख सकते हैं? यूएस के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज द सिंबल ऑफ द फ्रीडम। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर लिबर्टी लाएं, लेकिन किस चीज में? दैट इज द लिबर्टी ऑफ trade, the freedom of trade. Actually, the thing is this, guys, that your reforms, Indian economic reforms, इन्हें आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी नाम देते हैं, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 was all about three things. The first one is the liberalization, L, liberalization. The second one is P, privatization. That is privatization. Liberalization, privatization, and the third and the last is globalization. So, which are L, P and G. Liberalization, privatization and globalization. तो जरा हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे and your whole chapter is all about this L, P and G. Now, let us start with the basic meanings. पहले जरा मैं इनके बेसिक मीनिंग्स बता दूं, फिर उसके बाद हम अपने बुकिश कंटेंट पर आएंगे। गाइज, लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने अभी बता दिया आपको। It is all about liberty. Liberty of what? Liberty of trade. Now, how we can provide
liberty in trading. The content is really very easy to understand, guys. अगर मैं बात करूं लिबर्टी इन ट्रेडिंग की, तो यहां पर इंडिया ने जो पहले अपने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेडिंग पे लगने वाले, उनको हटाया. तो यू कैन से दैट लिबरलाइजेशन इज ऑल अबाउट removal of all the unnecessary restrictions imposed by the Indian government. And those restrictions were like, first, imposition of tariffs. What kind of tariffs? Tariffs means what? Tariff का मतलब होता है taxes on imports. Imports पे लगने वाले taxes को बोलते हैं tariff. तो टैरिफ्स को हटाओ. दूसरा, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग. लाइसेंस को हटाओ. लाइसेंस मतलब, आई होप यू रिमेंबर आईपीआर 1956. उसमें लाइसेंसिंग को प्रमोट किया गया था. 1956 की बात कर रहे हैं हम. उस समय लाइसेंसिंग को इसलिए प्रमोट किया गया था कि ताकि सरकार की नॉलेज में रहे कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कितनी पावर देनी है, किसको काम सौंपना है, किसको काम नहीं सौंपना है. तो लाइसेंसिंग को अल्टीमेटली सरकार ने हटा दिया. लेकिन कुछ जगह पर लाइसेंसिंग रखना जरूरी भी था. तो फालतू में जिन बिजनेस में लाइसेंसिंग को डाला गया था, उन बिजनेसेस से लाइसेंसिंग को हटा दिया गया. फिर किन इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग को रखा गया? आप लोग इतने अवेयर होंगे कि जिन इंडस्ट्रीज का मैं नाम लेने वाला हूं, वहां पर आज भी आपको बिजनेस करने के लिए सरकार से पहले लेना पड़ेगा लाइसेंस. लाइक पहली इज एम्यूनेशन इंडस्ट्री. एम्यूनेशन मीन्स वेपन्स. इफ यू वांट टू ओपन a weapon industry, then you must have the license. Second, firework industry, crackers and all. Even उनकी प्रोडक्शन से लेकर रिटेलिंग तक लाइसेंस चाहिए. और एम्यूनेशन इंडस्ट्री में तो यूज करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए. प्रोडक्शन के लिए तो छोड़ो, यूज करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए. सो अल्कोहल इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, उसमें भी लाइसेंस चाहिए. फूड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसके लिए एक अलग ही अथॉरिटी बना रखी है, दैट इज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो लाइसेंस बांटती है. इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, इनमें आज भी लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है. लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है अगर वहां पर स्टैंडर्ड्स को बनाए नहीं रखा गया तो ऐसे ही आपके होते हैं कोटास, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे लिबरलाइजेशन में. तो लिबरलाइजेशन का आप समझ गए होंगे कि लोगों को लिबर्टी देना, फ्रीडम देना कि आप खुला व्यापार करो. द सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन. क्या होता है ये प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गाइस, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज टू द PSUs. आप जब लॉस मेकिंग PSUs को आप कन्वर्ट करें किसमें? प्राइवेट सेक्टर के अंदर या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर. तो प्राइवेटाइजेशन इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ लॉस मेकिंग PSUs into the private enterprises, or you can say when you are selling the part of the PSU, सरकारी कंपनी का PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स सरकारी कंपनी, जब आप उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा या कंप्लीटली प्राइवेट एंटरप्राइज को सेल कर रहे हो, तो आप उसे नाम देते हैं प्राइवेटाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन इज ऑल अबाउट एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर. Then last, globalization. What is the meaning of being globalized? किसी चीज को ग्लोबलाइज करने का क्या मतलब है? गाइस, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आपका कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो.
Now anybody can come in and anybody can go out. अब कोई बाहर से अंदर भी आ सकता है ट्रेडिंग के लिए और कोई अंदर से बाहर भी जा सकता है. Previously such kind of freedom wasn't there. Or you can say that only because of this globalization and liberalization and privatization, we got so much variety. We got so many popular brands in our country. So many big brands are there who are trading in our country, who are making a lot of profit. Simultaneously, they are providing a lot of employment to our people. They are reducing the poverty. They are raising the standards of living in our society. So, LPG contains a lot and a lot of benefits. But it do contain some demerits. We'll talk about them later in the end of this chapter. So, let's talk about the liberalization. Let us start the liberalization. So, liberalization means what? Removing all unnecessary restrictions imposed by the government on private enterprises like license, permit, tariff, quotas, etc. तो जितने भी unnecessary restrictions हैं उसे सरकार हटाए और ये सारी चीजें इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. लाइसेंसिंग, जो भी मैंने बताया कि हर जगह लाइसेंस होना भी अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ जगह होना भी चाहिए. तो जहां पर अननेसेसरी लाइसेंसिंग थी वहां पर हटाया गया. परमिट्स, सेम बात कि जिसके पास परमिट होता था वही प्रोड्यूस कर पाता था, जिसके पास परमिट नहीं है वो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता. तो ये परमिट सिस्टम को भी हटाया गया. देन टैरिफ्स, इंपोर्ट पे लगने वाला टैक्स, इसे भी हटाया गया कि जब आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो आप कैसे बात कर सकते हो कि हम टैरिफ भी इंपोज करेंगे. नाउ कोटाज, अगर हम कोटा की बात करें, दैट व्हाट इज दिस कोटा? शायद आपके माइंड में कोटा सुन के वर्ड आता होगा रिजर्वेशन. यस, यहां पे भी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बट दैट इज द रिजर्वेशन इन ट्रेड. व्यापार में रिजर्वेशन. अब सर ये किस तरीके की रिजर्वेशन है? गाइस, दिस इज द रिजर्वेशन इन द क्वांटिटी. लाइक प्रीवियसली द थिंग वाज लाइक, से देयर इज अ कोटा ऑन शुगर इंपोर्ट. अगर आप शुगर का इंपोर्ट करोगे तो एक कोटा है, दैट द कोटा इज ऑफ 1 क्विंटल. मीन्स व्हाट? कि अगर आप 1 क्विंटल तक इंपोर्ट करते हो, सरकार उसकी अनुमति देती है, परमिशन देती है. आप 1 क्विंटल से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते. व्हाट इफ अगर 1 क्विंटल से ज्यादा इंपोर्ट कर लिया तो? मींस जो आपकी कोटा है, कोटा से ज्यादा इंपोर्ट कर लिया तो क्या होगा? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अगर आप 1 क्विंटल से ज्यादा इंपोर्ट करते हो, देन दैट इंपोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज स्मगलिंग, क्योंकि सरकार उसकी अनुमति नहीं देती, लेकिन फिर भी आपने मंगाया तो वो स्मगलिंग है. सो ये कोटा सिस्टम को भी हटाया गया. सो लाइसेंस, परमिट, टैरिफ, कोटास, ये सब लिबरलाइजेशन के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली हटा दिया, लेकिन हां काफी हद तक इनको सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया, कुछ जगह से हटा भी दिया ताकि लोग बूस्टअप हो ट्रेडिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के अंडर क्या अपने रिफॉर्म्स थे? तो पहला पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए थे अंडर लिबरलाइजेशन? यही लाइसेंस को हटा दिया, टैरिफ्स को हटा दिया, कोटास को हटा दिया. तो क्या लिखा हुआ है? लिबरलाइजेशन बेसिकली implied deregulation of industrial sector of Indian economy. means रेगुलेशन में लाना, अपने कंडीशंस में बांधना, डीरेगुलेट करना, उनको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम दे देना. तो इंडियन इकोनॉमी में आने वाले काफी सारे बिजनेसेस को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया. तो some examples of deregulation are abolition of the licensing, industrial licensing, उसे abolish किया गया.
देन फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी फ्रीडम दी गई, रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड कोटाज एक्सेट्रा। तो ये सारे कहीं ना कहीं फायदे मिले इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि टैरिफ हटाया, कोटा हटाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस हटाई, लाइसेंसिंग को हटाया गया, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो गया था, आसान हो गया था। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या थे ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? पहले जो नॉन बैंकिंग और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जितनी भी टर्म्स कंडीशन थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे, वो सब सेट करने का काम कौन करता था? आरबीआई। बट आफ्टर द रिफॉर्म्स excuse me, RBI starting acting as a facilitator. Before that it was acting as a regulator. कि पहले रेगुलेटर की जैसा वो मार्केट में बिहेव कर रहा था, मार्केट के अंदर वो रेगुलेटर की तरह एक्ट कर रहा था, बट नाउ स्टार्टेड एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, कि हम आपकी फैसिलिटी देने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि आपको रेगुलेट करने के लिए। सो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्सेट्रा। गाइस बीच में कॉमा है, सो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों आते हैं। दैट इज नॉट नाउ, दैट इज नॉन बैंकिंग। फाइन। सो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्सेट्रा। Liberalization implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to facilitator. तो RBI कहीं ना कहीं उसके रोल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, फ्रॉम द रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। अब किस तरीके की फैसिलिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो RBI ने प्रोवाइड करानी स्टार्ट करी? एज अ रेगुलेटर, RBI used to fix the rate structure, interest rate structure, that should be interest rate guys, this word मैं यहां पर ठीक करता चलता हूं। So that is the interest rate structure for the commercial banks. But after the liberalization, RBI started acting as a facilitator who facilitates the free play of market forces, that is the demand and supply. Fine. So that is the word interest rate, market forces, demand and supply. Fine. तो पहले जहां RBI मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करके बताता था, look you have to follow this rate of interest, but after reforms what happened? RBI turned into facilitator, and after that it's just starting monitoring the free play of market forces. Look, I'm just gonna monitor. Though the RBI has power to intervene in the market, but in the normal days, it let the market forces decide कि मार्केट में क्या रेट होने वाला है, वो मार्केट फोर्सेस को आप तय करने दें। फाइन। तो ऐसे आरबीआई ने अपना रोल रेगुलेटर से क्या बना दिया? फैसिलिटेटर। सिमिलरली ऐसा वो फॉरेन एक्सचेंज में भी आप पढ़ेंगे। हम आते हैं अगले टैक्स रिफॉर्म्स पे। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या है कि सरकार ने कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर को बड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। लाइक अगर मैं आज के डेट की बात करूं तो लाइव क्लासेस में इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बच्चों का जीके इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि लाइक आज की डेट में हमारे इंडियन टैक्स स्लैब्स क्या है, मतलब कि कितनी कमाई करने वाले को कितना टैक्स देना पड़ता है इंडिया में। तो इंडिया में लगभग जो आदमी 2.5 लाख रुपए एनुअली कमाता है उसे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो द वन हु इज अर्निंग ओनली 2.5 lakhs इन अ ईयर इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन इंडिया, एनी डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। बट आफ्टर दैट देयर इज द फर्स्ट टैक्स स्लैब 2.5 lakh to 5 lakh। 2.5 लाख से 5 लाख कमाने वाले को इंडिया में देना पड़ता है 5%। देन
5 लाख से 10 लाख कमाने वाले को 20%, 10 लाख कमाने वाले को 10 लाख प्लस कमाने वाले को 30%। तो ये इंडिया के अंदर आज की डेट में चलने वाले टैक्स स्लैब्स हैं। लेकिन उस समय इंडिया का जो टैक्स सिस्टम था दैट वाज हाईली इवेसिव, हाईली कॉम्प्लेक्स। इवेसिव का मतलब क्या होता है? जिसमें से लोग बच के निकल जाते हैं। आज की डेट में बच के निकलना क्वाइट डिफिकल्ट। सो बिफोर लिबरलाइजेशन इंडियन टैक्स सिस्टम वाज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड इवेसिव। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत इवेसिव था। प्रायर लिबरलाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट टुक मेजर स्टेप टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम एंड several policy, that is not the word sensual, that is several policies was made to penalize tax defaulters. So बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई ताकि टैक्स डिफॉल्टर्स को पेनलाइज किया जा सके, उन्हें पनिशमेंट दी जा सके। फाइन। तो आज की डेट में आपने इतनी थोड़ी बहुत न्यूज तो सुनी होगी कि सरकार टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इफ यू आर नॉट पेइंग द टैक्सेस एज पर योर लायबिलिटी, तो सरकार आपके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। आपने सुना होगा इनकम टैक्स वालों ने रेड कर दी किसी पर्टिकुलर के ऑफिस में या किसी पर्टिकुलर के घर में, एंड देन फिर अगेन सरकार उनके ऊपर एक्शंस लेती है। फाइन। Next is what? The foreign exchange reforms. Foreign exchange reforms, guys, tax reforms और financial sector reforms की तरह ही थे। आपके foreign exchange में उस सिस्टम को जहां पहले RBI रेगुलेट करती थी, RBI ही सेट करती थी। So RBI used to do almost everything when it comes to the setting up the rates. So पहले RBI ही रेट तय किया करती थी, बट आफ्टर द रिफॉर्म्स हुआ क्या? आफ्टर द रिफॉर्म्स ये पावर दे दी गई मार्केट के हाथ में, मार्केट फोर्सेस के हाथ में, कि अगेन लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप डिसाइड करते रहेंगे। लेकिन आरबीआई ने पावर अपने हाथ में भी रखी कि जब हमें लगेगा कि हमें मार्केट में आने की जरूरत है, हमें इंटरफेयर करने की जरूरत है, तो बिल्कुल आरबीआई आएगी और मार्केट में इंटरफेयर करेगी। सो क्या लिखा हुआ है? बिफोर लिबरलाइजेशन सेंट्रल बैंक यूज्ड टू फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इटसेल्फ, खुद ही तय किया करती थी। But after liberalization, foreign exchange rates are decided by the market forces. कि पहले तो सारे के सारे रेट खुद डिसाइड करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने काम सौंप दिया मार्केट फोर्सेस के हाथ में। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात बता दूं गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मार्केट फोर्सेस तो फिर सारी कंट्रीज की अलग अलग होगी। नहीं, बात इतनी सी है कि प्रॉपर इसके लिए एक मार्केट एस्टेब्लिश की गई जिसे आप नाम देते हैं इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो डेली बेसिस पर इनके रेट्स को मॉनिटर करती है और डिटरमाइन करके मार्केट में इशू करती रहती है। और मैं बता दूं कि ये रेट्स चेंज होने को हर 1 मिनट में भी चेंज हो जाए और कंसिस्टेंसी बना के रखे जाए तो कई कई दिन चेंज नहीं होते। बट nowadays this thing is monitored by the international foreign exchange market, which basically determine almost all the exchange rate in between all the currencies. Now central bank facilitate the free play of market forces. अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? फैसिलिटेट करता है मार्केट फोर्सेस के फ्री प्ले को। मतलब इट जस्ट मॉनिटर्स कि क्या चल रहा है, और वही कि मार्केट में अगर उनको इंटरफेयर करने का लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो रहा है या मेरे अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट बहुत कम हो रहा है, तो अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है।
बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, दोनों ही आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो उस केस के अंदर सेंट्रल बैंक अपने हाथ में इतनी पावर रखती है कि वो मार्केट में एंटर कर सके और अपने अकॉर्डिंग रेट्स को मैनिपुलेट करे एंड इंटरफेयर whenever it is necessary. Fine, this word is interfere guys. और जब जरूरी लगे तब मार्केट में वो क्या कर सके, इंटरफेयर कर सके, मार्केट में वो आ सके। तो लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज को हमने कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग से, परमिट से, कोटास से, टैरिफ से, इन सब से उनको काफी हद तक हमने दूर किया ताकि उन लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो जाए। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे आए कि वहां पर जहां पहले सेंट्रल बैंक की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहती थी, उस इंटरफेरेंस को कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर को खुद हमने पावर दी कि आप मार्केट फोर्सेस पे चलो, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने रेट्स को सेट करो ताकि आप अपना बिजनेस खुद अच्छे से रन कर सके और इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाए। लेकिन साथ में ही आरबीआई के हाथ में भी पावर दी गई, लेकिन वो उसका यूज हमेशा नहीं कर सकते, खाली इमरजेंसी के वक्त जब उन्हें लगे कि हां अब थोड़ी बात बिगड़ रही है तो उनको मार्केट में उतर जाना चाहिए। उस सिचुएशन के लिए उनके हाथ में पावर दी गई। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाए तो पहले टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा एवेसिव था, कॉम्प्लिकेटेड था, लोगों को बहुत ज्यादा झंझट लगता था कि कौन जाए टैक्स पे करने के लिए, कौन इतनी सरदर्दी ले, कौन अपनी दुकान छोड़ के जाके लाइनों में लग के टैक्स पे करे। तो इट वॉज हाईली एवेसिव, हाईली कॉम्प्लिकेटेड। लोग सोचते थे कि कौन इतना टाइम वेस्ट करे, अपने रिसोर्सेज वेस्ट करे, छोड़ो क्या करना टैक्स पे करके। लेकिन बाय टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना टैक्स सिस्टम को ऐसे सिंप्लीफाई किया और ऐसे पोर्टल्स पर लेकर आए जहां पर लोगों को पे करना बड़ा कन्वीनियंट था, जहां पर लोगों को टैक्स सिस्टम को समझना बहुत आसान था। और रिसेंटली 2017 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस का आफ्टर द इंडिपेंडेंस वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स आया, जिसके अंदर मोस्टली सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सम अप करके एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ये जो जीएसटी था ये भी एक टैक्स रिफॉर्म था। टैक्स रिफॉर्म 1991 में भी आए, लेकिन जिसके अंदर सिर्फ टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया गया, नए टैक्सेस नहीं लाए गए या टैक्सेस को सम अप करके एक नहीं बनाया गया, उसमें खाली टैक्स सिस्टम को सुधारा गया था ताकि लोगों के लिए टैक्स एक बर्डन ना बने, लोगों को ऐसा लगे कि टैक्स देना तो आसान है और टैक्स से बचना बहुत मुश्किल। देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कि पूरे के पूरे मार्केट के हाथ में आप अपने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने की, जो डेली बेसिस पर एक्सचेंज रेट को सेट करने की जो अथॉरिटी है वो आप उनके हाथ में दे, लेकिन साथ में आपके हाथ में भी पावर रहे कि जब हम चाहें तो मार्केट में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वही जैसा मैंने पहले बताया कि आज की डेट में ये वाली पावर किसके हाथ में है, दैट इज द इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो वो आज की डेट में सारे ये वाले रेट्स डिटरमाइन करती हैं और जिनको आगे पूरा वर्ल्ड यूज करता है, और अगर किसी को लगता है कि रेट्स ठीक नहीं है तो वो खुद मार्केट में उतर के अपने रेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जैसा मैं बच्चों को बताता भी हूं कि 2015 अप्रैल 2015 में चाइना ने ये वाली चीज प्रैक्टिस करी थी। इसे हम इकोनॉमिक्स में नाम देते हैं डीवैल्यूएशन, कि अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद ही वॉलंटरली गिरा देना, और उसका उल्टा होता है रीवैल्यूएशन, कि खुद ही वॉलंटरली अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देना। तो रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, तो ये सरकार या मॉनेटरी अथॉरिटी मींस सेंट्रल बैंक के हाथ में हमेशा पावर रहती है। फाइन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन गाइस, लेकिन उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो के लिए
हम इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन के टॉपिक तक रखते हैं, बट मैं बता दूंगा इस यूनिट में एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली यूनिट बहुत कॉम्पैक्ट है और ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर की है। सो इसको रेगुलरली रिवाइज करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेट पे भी जाके इसके बारे में पढ़ें, बहुत कुछ पता चलेगा कि रिफॉर्म्स कैसे हुए। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो प्रॉपर डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आके फाइनली उन्होंने इंडिया में आके इस चीज को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ जो उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक में करी थी, और कैसे अब इंडिया के अंदर नए चेंजेस आने वाले हैं। तो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है वो। सो टिल देन गाइस, आप रिवाइज करते रहें, कंसेप्ट्स को पढ़ते रहें, एंड विल कैच यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कैच यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you so much, guys.